स्प्लिट फेज पढ़े थे, है ना। मतलब कि सिंगल फेज में स्प्लिट फेज मोटर। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। मतलब कि सिंगल फेज मोटर ही है, लेकिन इसमें हम क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर अलग अलग तरीके से यूज करके, मतलब एक कैपेसिटर है कि हम स्टार्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, एक कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं चलाने के लिए, हमेशा के लिए, और एक कैपेसिटर मतलब किसी मोटर में हम दो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं कि स्टार्ट करने के लिए भी और चलाने के लिए भी। इस हिसाब से हमारा जो है सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर के हिसाब से तीन प्रकार का मोटर बन रहा है ना। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इन द सेंस कि इस मोटर में कैपेसिटर लगा रहे हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और इसमें स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होगा। क्लियर। दूसरा मोटर है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, मतलब कि इस मोटर में कैपेसिटर जो लगा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए भी और चलाने के लिए भी, है ना। और तीसरा में हमने दो कैपेसिटर प्रयोग करना है, दो कैपेसिटर प्रयोग करना है, स्टार्ट करने के लिए भी और चलाने के लिए। तो कहेंगे सर स्टार्ट होने के बाद ही ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा कैसे। तो हमने बताया है कि इसमें हम एक स्विच यूज करते हैं जो गति पकड़ने के बाद क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, कैपेसिटर यूज करने के एक, आइए हमें कैपेसिटर चलाने के लिए। देखिए, हालांकि ये मोटर भी हमारा सेम है स्प्लिट फेज मोटर। अगर आपने स्प्लिट फेज मोटर को समझा होगा तो ये कैपेसिटर वाला मोटर भी आपको आसानी से समझ आएगा। वो इसलिए कि जो इसमें स्प्लिट फेज में रोटर था, वही रोटर या उसी प्रकार का रोटर कैपेसिटर वाला मोटर में भी प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, है ना। कैसा मोटर प्रयोग करते हैं, तो स्क्वायरल केज, है ना। जैसे देखिए, ये आपका जो है मोटर, इस मोटर में ये वाला भाग क्या है, रोटर, ठीक है। और ये मान के चलिए जो बाहरी भाग है ना, इस तरीके से। तो हम क्या बना रहे हैं, इसमें स्लॉट्स बना देते हैं, और स्लॉट्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, है ना। जैसे इसमें स्लॉट्स बना हुआ है दोस्त, चारों तरफ से बना हुआ, देखने में आगे लग रहा है कि आगे क्या है ना। तो पहले हम रनिंग बाइंडिंग स्टार्ट, मतलब इसमें स्टेटर में बाइंडिंग जो है दो भागों में बांट दिया। पहला हमने किया रनिंग बाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद उसी पोल्स पर या उसी स्लॉट्स में या उसके एक छोड़ करके, अगर हम रनिंग बाइंडिंग किए हैं तो एक छोड़ के कर सकते हैं, दूसरा करेंगे तो स्टार्टिंग बाइंडिंग, है ना। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग किया, ठीक है। एक रनिंग बाइंडिंग हो गया आपका, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। जैसे ये देख रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग है और ये आपका रनिंग बाइंडिंग। तो एसी स्रोत जो हमने जोड़ा है, जो सिंगल फेज हमने दिया है, वो किस में देंगे, तो रनिंग बाइंडिंग में। रनिंग बाइंडिंग में देने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, स्विच लगा दिया है, और उसके बाद फिर हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग लिया। क्लियर हो गया। तो हमारा मेन सप्लाई किस में जा रहा है, रनिंग बाइंडिंग में, है ना। मेन सप्लाई रनिंग बाइंडिंग में, इसलिए इस बाइंडिंग को मेन बाइंडिंग भी कहते हैं। क्लियर हो गया, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसी तरीके से हमारा जो है फेज स्प्लिट में भी हो रहा था। फेज स्प्लिट में हमने नीचे वाला भाग में रनिंग बाइंडिंग किया था और उसके ऊपर हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग किया था। और लेकिन रनिंग बाइंडिंग क्या था, मोटे तार का था, जिसके वजह से इंडक्टेंस पैदा होता था। इंडक्टेंस के कारण हमें करंट आगे पीछे, करंट पीछे हो जाता था और वोल्टेज आगे निकलता था, तो फेज अंतर हो जाता था। और फेज अंतर के होने के कारण या होने के वजह से हमारा जो बाइंडिंग में पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स एक क्या था, रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता था, जिससे हमारा रोटर क्या होता था, घूम जाता था। तो उसी तरीके से इसमें भी होगा, इसमें भी हमारा रनिंग बाइंडिंग है और स्टार्टिंग बाइंडिंग। लेकिन हमने इसमें ये नहीं बताया है, इसमें हमारा मोटे तार का है और पतले तार का। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक हमारा रनिंग बाइंडिंग है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग है।
लेकिन रनिंग बाइंडिंग में डायरेक्ट फेज सप्लाई जा रहा। सवाल यहाँ पे ये आपसे पूछेगा, मेन बाइंडिंग बोला जाता है। रनिंग बाइंडिंग, बाइंडिंग तो है ही है, इसमें आपका कुछ प्रतिरोध भी लगेगा। तो रनिंग बाइंडिंग में प्रतिरोध लगने के कारण या प्रतिरोध होने के कारण इसमें हमें इंडक्टेंस पैदा होता है। क्या होता है? इंडक्टेंस। प्रतिरोध सारे बाइंडिंग में होता है, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं हम रनिंग बाइंडिंग में। जब इसमें सप्लाई जाएगा तो प्रतिरोध लगने के कारण इसमें इंडक्टेंस पैदा होगा। और इंडक्टेंस जैसे ही पैदा होगा, हमने कहा था कि अगर किसी इंडक्टर वाला कॉइल में से धारा प्रवाहित करिएगा तो धारा और वोल्टेज का बीच कुछ अंतर पैदा हो जाता है। तो रनिंग बाइंडिंग में प्रतिरोध और इंडक्टेंस के कारण करंट और वोल्टेज के बीच विद्युत अंशीय या कुछ अंश का अंतर आ जाता है, लगभग 70 डिग्री का। मतलब वोल्टेज आगे निकल जाता है और करंट पीछे आ जाता है। किसमें हो रहा है ये? रनिंग बाइंडिंग, है ना। रनिंग बाइंडिंग में इंडक्टेंस के कारण हमारा करंट पीछे हो गया और वोल्टेज आगे निकल गया। उसके बाद रनिंग बाइंडिंग के बाद फिर हमारा क्या था? स्टार्टिंग बाइंडिंग। हम उसके स्विच के माध्यम से और उसी के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। अब समझना है कि उसमें इंडक्टेंस के कारण हमारा करंट लगभग 70 डिग्री पीछे चल रहा था, इसमें कैपेसिटेंस के कारण हमारा जो है करंट आगे निकल जाएगा। हाँ, याद रखिएगा, इसमें लैग कौन कर रहा है? लैगिंग कौन चल रहा है? रनिंग बाइंडिंग में करंट। लैग मतलब क्या होता है? पीछे। और अगर हम बोले इसमें रनिंग बाइंडिंग में लीड कौन कर रहा है? रनिंग बाइंडिंग में वोल्टेज कर रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग की बात करें तो हमारा कैपेसिटेंस के कारण हमारा जो है वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, लगभग 20 डिग्री के अंतर पर। ठीक है, कितना? 20 डिग्री के अंतर पे। तो देखा जाए 70 डिग्री और 20 डिग्री, हालांकि दोनों डिफरेंट है। ये नहीं सोचना है कि दोनों में करंट ही पीछे चल रहा है, इसमें करंट पीछे है, इसमें हमारा करंट आगे है, लेकिन मिला जुला के देखा जाए अंतर की बात हो रहा है। भले इसमें दूसरा चीज की वजह से हो रहा है, इसमें दूसरा चीज की वजह से, दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि लगभग हमारा 90 डिग्री का अंतर हो रहा है। और इस 90 डिग्री के अंतर के कारण हमारा जो स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वह चुंबकीय क्षेत्र घुमाव वाला होगा। क्लियर हो गया? घुमाव वाला होगा, जिससे हमारा रोटर क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा। सिंगल फेज में हमने शुरू से ही जब 3 फेज पढ़ाया था तो वहां भी बात समझाया है कि 3 फेज को चलाना आसान है, क्योंकि 3 फेज में 3 बाइंडिंग होने की वजह से उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है वो रोटेटिंग होता है, ठीक है, जिससे रोटर को रोटेट कर देना आसानी होता है। लेकिन सिंगल फेज के कारण हमारा सिंगल फेज में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? पल्सेटिंग कहिए या परिवर्तनीय कहिए, जिससे सिंगल फेज में रोटेट नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ेगा? फेज को अंतर करना पड़ेगा। फेज अंतर करेंगे तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला मोटर में हमने फेज स्प्लिट किया था, फेज को ही बांटा था, तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमने लगे था। अब हमने क्या किया है? कैपेसिटर यूज किया है। ठीक है, तो कैपेसिटर यूज करने के बाद हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होने लगा? रोटेट करने लगा। और चुंबकीय क्षेत्र जब रोटेट करेगा तो उसमें लगा रोटर क्या होने लगेगा? रोटेट करने लगे। हमें क्या चाहिए? गति चाहिए। किसके माध्यम से? मोटर इधर जाएगा? नहीं, रोटर को घुमाना है। कैसे घुमाएंगे? धारा देंगे तब। तो सिंगल फेज धारा दे रहे तो नहीं हो रहा था, तो हमने मोटर के अंदर में ही कुछ डिवाइस या कुछ चीजें कर रहे हैं, यही हमने कर रहे हैं। क्लियर? हमने क्या किया? स्टार्टिंग बाइंडिंग में कैपेसिटर लगाया और रनिंग बाइंडिंग को थोड़ा सा वैसे बाइंडिंग किया जिसमें इंडक्टेंस ज्यादा पैदा हो।
और हमारा जो है चेंजिंग करने के बाद क्या होने लगा, रोटेट करने लगा। अब देखना है ये कि कैपेसिटर लगाने से मतलब ये हुआ कि हमारा मोटर स्टार्ट हो जा रहा है, इन द सेंस कि इस मोटर में रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क दो तरह के टॉर्क होगा। टॉर्क बोले तो घुमाव बल, रोटर को घुमाने वाला ताकत, क्लियर। तो इस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क इन द सेंस कि कैपेसिटर के कारण ज्यादा रहेगा रनिंग टॉर्क से। रनिंग टॉर्क का मतलब मोटर जो साधारण चल रहा था वो एक टॉर्क हो गया, और एक हो गया हमारा स्टार्टिंग, मतलब मोटर शुरुआती में कितना घुमाव बल दे रहा था। तो इस मोटर में जो मोटर अभी पढ़ा रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, नाम भी है स्टार्ट, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं स्टार्ट के लिए। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में याद रखना है, कई सवाल पूछा, कई बार पूछा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से कई गुना ज्यादा होता है। एग्जांपल देखिए, मान के चलिए कि इसमें हमारा रनिंग टॉर्क 10 एचपी है, सॉरी 10 न्यूटन मीटर है, टॉर्क को न्यूटन मीटर से डिनोट किया जाता है, न्यूटन मीटर है, और स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, तो कई गुना, मान के चलिए कि 100 न्यूटन मीटर हो सकता है स्टार्टिंग में, है ना। ये क्लियर होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क किसको बोलते हैं और रनिंग टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर रहने के कारण, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से कई गुना ज्यादा होता है। इसके वजह से हम वैसे जगह पे इसको प्रयोग करते हैं जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता ज्यादा होता है, जैसे कंप्रेसर, हेयर ड्रायर, ठीक है, ब्लोवर, ये सब जगह पे हम, या पंप, इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं। आप सोचोगे कि सर स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमें बाद में कैपेसिटर की कोई आवश्यकता तो होगा नहीं, स्टार्ट करने के लिए ही कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो हाँ, कैपेसिटर इसमें स्टार्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, बाद में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से लगभग ये 70% गति पकड़ लेता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, कैपेसिटर और रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा, और हमारा मोटर रनिंग वाइंडिंग से चलेगा, रोटर से चलेगा और सप्लाई से चलेगा। बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि इसका मोटर का गति परिवर्तन हो, इन द सेंस की अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, वाइंडिंग को, दिशा को चेंज कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, गति चेंज हो सकता है। क्लियर। बाकी और भी कोई डॉट होगा तो पूछिए, और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं परमानेंट। वहां पे बोलूंगा वो है कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, मतलब कि इस मोटर में जो हम कैपेसिटर यूज करेंगे वो हमेशा के लिए यूज करेंगे, मतलब जब तक ये मोटर चलाना है तब तक कैपेसिटर हमारा यूज रहे। तो हमको क्या करना होगा, सीएफएस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो जैसे ही सप्लाई जाएगा हमारा मोटर भी, मतलब उसी तरीके से कैपेसिटर भी यूज होता रहेगा। सीएफएस लगाने क्या है कि शुरुआती में हमें इस चीज को यूज करना है, और जब ये गति प्राप्त कर ले तो हट जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीएफएस लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। देखिए, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, अस्थाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मोटर जो है, अगर हम वर्किंग के हिसाब से देखें या कार्य प्रणाली के हिसाब से देखें, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और परमानेंट कैपेसिटर मोटर दोनों का कार्य प्रणाली क्या है, सेम है। जैसे हमने क्या करना है कि अगर ये मोटर है, ये मोटर का स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ठीक है दोस्त, स्टार्टिंग बाइंडिंग है, हम इसमें स्लॉट्स बनाते हैं क्योंकि बाइंडिंग 2 होता है, स्लॉट बनाकर दिखाना होता है, ठीक है। तो हमने मान के चलिए कि इसमें रनिंग बाइंडिंग किया, जैसे ये रनिंग बाइंडिंग है जो मेन सप्लाई से जोड़ दिया, मेन सप्लाई हम मोटर को दे रहे हैं उसको हमने जोड़ दिया। उसके बाद, इसके बाद फिर हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग किया, जो रनिंग बाइंडिंग के बाद हमने जो है कैपेसिटर सीरीज में जोड़ करके स्टार्टिंग बाइंडिंग लगा दिया। क्लियर। जब हमारा जैसे ही धारा रनिंग बाइंडिंग में जाएगा तो प्रतिरोध और इंडक्टेंस के कारण करंट और वोल्टेज के बीच, जैसे करंट और वोल्टेज के बीच लगभग 70 वैद्युतिक अंश के अंतर में आ जाता है, 70 के करीब। क्लियर। जिसमें हमारा इंडक्टेंस के कारण, कॉइल के कारण
हमारा वोल्टेज आगे रहेगा और करंट पीछे रहेगा। हो सकता है कि इस मोटर में हम गड़बड़ी बोले होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए, दोनों चीज का वर्किंग एक ही है। इसका वर्किंग समझिए चाहे इसका वर्किंग समझिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज किसमें, रनिंग वाइंडिंग में लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लीड का मतलब होता है आगे है और करंट पीछे है। क्लियर हो गया रनिंग वाइंडिंग में। इसी तरीके से जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर के कारण या कैपेसिटेंस के कारण हमारा जो है करंट और वोल्टेज के बीच लगभग 20 डिग्री के अंतर में आता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें लीड करेगा कौन, करंट, मतलब कि करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। क्लियर हो गया। लीड और लैग दोनों मिला करके लगभग 90 डिग्री का अंतर हो जाता है। इस मोटर को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें यही चीज समझना है कि फेज अंतर कैसे बना। फेज अंतर हुआ कि ये मोटर घूमा। बात समझ रहे हैं। हाँ, ये हम ये नहीं कह रहे कि खाली लीड ही कर रहा है या खाली लैग ही कर रहा है, दोनों को मिलाते हैं लगभग। तो कितना डिग्री का अंतर हो रहा है, 90 डिग्री का लीड लैग। एक चीज और है, हालांकि हम नहीं बोल पा रहे होंगे, क्या दोनों जब बाइंडिंग करेंगे, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग, तो वो दोनों बाइंडिंग का भी एक 90 डिग्री का अंतर तक करेंगे। ये भी है, यहाँ पे लीड लैग 90 डिग्री का अंतर हो रहा है और बाइंडिंग में जब स्थापित करेंगे ना तो वहां पर भी 90 डिग्री का अंतर रहेगा बाइंडिंग में। ये हमारा स्प्लिट फेज में भी था, यही हमारा जो है इसमें भी था। एक चीज और है, जब हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बताया, उसमें जो कैपेसिटर यूज करेंगे 60 माइक्रोफैराड से लेकर के 120 माइक्रोफैराड तक। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। 60 माइक्रोफैराड से लेकर के कितना, 120 माइक्रोफैराड तक। लेकिन परमानेंट कैपेसिटर मोटर में हम जो है 2 माइक्रोफैराड से लेकर के 2.5 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटर यूज करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हमारा किसमें, अब हम सारी बात बता रहे हैं परमानेंट में इसमें कैपेसिटर का मान 2.5 माइक्रोफैराड से लेकर के 2 से लेकर के 2.5 माइक्रोफैराड तक। इसमें हमारा रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क लगभग समान होता है, जबकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से कई गुना अधिक होता है। क्लियर। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं प्रयोग कर रहे, जबकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रयोग करते हैं। रही बात कहां पे इसको प्रयोग करेंगे, तो वैसे जगह पे प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर, मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर वैसे जगह पे प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं हो, जहां पर शुरुआती में स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं हो, जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन, आपका जो है इंडक्शन रेगुलेटर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कौन सा बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग कंट्रोल में इसको यूज करते हैं। क्लियर। तो ये रहा हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर। बाकी जो भी चीज कैपेसिटर में बताया इसमें भी होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका गति में चेंजिंग करें तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है। बाकी कोई डॉट है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, मतलब कि इस मोटर में ये दोनों मोटर, ठीक है, ये दोनों मोटर का कंबाइन है, मतलब कि इस वाले मोटर में ये दोनों मोटर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है। पहले वाले मोटर में हमने क्या किया कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, हमने इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, है ना, हमने एक कैपेसिटर 60 माइक्रोफैराड से लेकर के 120 माइक्रोफैराड का स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में लगाया था।
जब ये मोटर गति प्राप्त कर लेता था तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता था, हट जाता था, जिससे हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता था, चल रहा था। इसमें हम सारी बातें बताए। उसी तरीके से परमानेंट कैपेसिटर में हमने उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं यूज किया था। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। मतलब कि कैपेसिटर के मदद से ही स्टार्ट भी होगा और कैपेसिटर के मदद से ही चलेगा भी। इस दोनों मोटर से थोड़ा महंगा भी मिलता है और देखा जाए तो अच्छा भी है, लेकिन कॉस्टली है, तो जाहिर सी बात है। वजह इसमें है कि इसमें हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी में दो पैरेलल कैपेसिटर, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा है, ऐसा नहीं बोलिएगा कि स्टार्टिंग बाइंडिंग के पैरेलल, नहीं, स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो पैरेलल कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। पहले कैपेसिटर का मान 10 माइक्रोफैराड से 20 माइक्रोफैराड और साथ में उसके श्रेणी क्रम में CFS यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर इसके पैरेलल में, है ना, लगभग जो है 2 माइक्रोफैराड से लेकर के 2.5 माइक्रोफैराड तक यूज करते हैं। वर्किंग मतलब काम जो है जैसे पहले दोनों कैपेसिटर मोटर कर रहा था उसी तरीके से ये भी करेगा। उसी तरीके से इसमें भी हमारा जो है लगभग 70 डिग्री और लगभग 10 से 20 डिग्री के अंतर पर यहाँ पे भी फेज अंतर होगा, वही चीज यहाँ पे भी होगा। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे रनिंग बाइंडिंग में, तो रनिंग बाइंडिंग में देंगे तो ये अपना जो भी अंतर बना रहा है बनाएगा, साथ में सप्लाई हमारा पहले कहाँ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से दोनों कैपेसिटर में। तो जब ये चालू होगा तो दोनों कैपेसिटर का मान इकट्ठा हो जाएगा, हाँ, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटर का मान क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है। मतलब स्टार्टिंग के समय ये कैपेसिटर लगभग दोनों को ऐड करिए, स्टार्टिंग मान के चलिए कि 12 से 22 के करीब ताकत इसको मिलेगा। जब ये स्टार्ट हो जाएगा, मोटर जब चलने लगेगा, लगभग 70% गति पकड़ लेगा, तब हमारा ये वाला सेंट्रीफ्यूगल स्विच से इस कैपेसिटर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद फिर हमारा कैपेसिटर ये इस कैपेसिटर पे चलता रहेगा मोटर, इस तरीके से ये काम करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस कैपेसिटर का स्टार्टिंग टॉर्क, प्रारंभिक घुमाव बल, ये दोनों मोटर से तो बेहतर होता ही है, लेकिन देखा जाए कि इसका घुमाव बल स्टार्टिंग में रनिंग टॉर्क से 3 गुना अधिक होता है। क्लियर हो गया, कितना गुना, 3 गुना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा भी, 3 गुना अधिक होता है। और साथ साथ में इसमें पावर फैक्टर भी उच्च होता है। एक खूबी और है कि स्टार्टिंग में भी और रनिंग के टाइम में भी दोनों कंडीशन में पावर फैक्टर इसका उच्च रहेगा। ये बात वो दोनों मोटर में हमने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर है क्या, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुना तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, लेकिन पावर फैक्टर दोनों समय में स्टार्टिंग में भी और रनिंग टाइम में भी क्या रहेगा, उच्च रहेगा। क्लियर हो गया। हाँ, अब ये वैसे जगह पे प्रयोग किया जाता है ये वाला मोटर जहां पर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा आवश्यक हो और पावर फैक्टर के भी आवश्यकता हो, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, है ना, और आपका कंप्रेसर, वैसे जगह पे ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। तो दोस्त आज का ये तीनों मोटर हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। क्लियर। अगला हम बात करेंगे सैडेड पोल मोटर का नेक्स्ट, ठीक है। बाकी अगर कोई डॉट है तो पूछ लीजिए। क्लियर।